नमस्कार, बॉडमास के वेबिनार सेशन में आप सबका स्वागत है। वेबिनार बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आज के इस वेबिनार में जो टॉपिक है, जो एजेंडा है, वो है मेडिकल एडमिशन प्रोसेस। इंडिया का है मेडिकल एडमिशन प्रोसेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जाएंगे कि ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से इंडिया में एडमिशन होता है। मेरा नाम है अशोक सिंह। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बॉडमास एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। करियर काउंसलर हूँ। स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ उनके एडमिशन जर्नी में। हम लोग बात कर रहे हैं एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि भारत में एमबीबीएस की सीटें कितनी है। पहले हम लोग देखेंगे कि सीट है कितनी और वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर हम लोग बात करेंगे कि उसमें एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आप एक टेंटेटिव नंबर देखेंगे 2025 का, तो भारत में करीब 1,30,000 सीटें। ये नंबर्स काफी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और ये लगातार अभी बढ़ेगा, क्योंकि हर साल कई नए कॉलेज आ रहे हैं। पुराने कॉलेजेस में भी सीट बढ़ती है। जो नए कॉलेज आते हैं उसके भी पैरामीटर को थोड़ा आसान किया गया है। तो आप हर साल देख रहे हैं कि कई प्राइवेट कॉलेज भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कई अंडर कंस्ट्रक्शन है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। और प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी सारी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली आप देखेंगे तो नए प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं। तो ये जो नंबर है मेडिकल कॉलेजेस का, ये अगले 5 साल में और तेजी से बढ़ेगा ही। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि 5 साल में 75,000 सीटें ऐड होंगी। तो अगर आप इसको रफली इसको एस्टिमेशन देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि 2030 तक भारत में 2 लाख एमबीबीएस की सीटें हो जाएंगी। और अगर हर साल का भी नंबर देखें तो हर साल कम से कम 8-10 हजार सीटें ऐड हो जाती हैं। तो आप इसका अंदाजा रखिए कि जब 2026 का एडमिशन प्रोसेस होगा तो उस समय में लगभग 1,40,000 के आसपास में सीटें रहेंगी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले कि कॉलेजेस होते किस तरह के हैं यहाँ, जो ब्रॉडली अगर हम कॉलेजेस को बांटते हैं तो 4 तरह के कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज। एक है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एम्स है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। फिर जिपमर है, बीएचयू है, एएमयू है। तो इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस इस तरह के हैं। इसके बाद आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। भारत में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें कि स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं। तो हर स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अब है, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम में एक कॉलेज है जो सिक्किम मणिपाल, जो कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सीट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के एग्जाम्पल में आप समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में केजीएमयू, गणेश शंकर विद्यार्थी, सरोजनी नायडू, ये सब जो कॉलेजेस हैं ये स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अगर हम बात करें दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार, तो वहाँ पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो स्टेट के अंदर में जितने कॉलेजेस जो ट्रस्ट सोसाइटी, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने जिन कॉलेजेस को बिल्ड किया है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एग्जाम्पल में समझिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में शारदा, ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सुभारती प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। राम मूर्ति स्मारक, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और अगर हम और दूसरे स्टेट में देखें जैसे बिहार में, तो बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, ये सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक देखते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी। तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज क्या हैं? जो स्पेशली रिसर्च यूनिवर्सिटी है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डिम्ड यूनिवर्सिटी में जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये है कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज, इनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो पार्लियामेंट के एक्ट से होता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। इसका स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लेना देना रहता है। और जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ये स्टेट के असेंबली एक्ट से बनते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काफी डिफरेंसेस हैं, तो वो अभी हम लोग उसको डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं।
तो आप समझिए कि अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल में भारत के सबसे अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे केएमसी मणिपाल, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो अमृता फरीदाबाद में, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनका रिसर्च ओरिएंटेड होने से, ज्यादा ऑटोनॉमी होने से यहाँ पर आपको थोड़ी बेहतर फैसिलिटी देखने को मिलती है। अब आते हैं हम लोग की जो सीटें हैं वो कितनी हैं। तो मैंने आपको एक रफ नंबर तो टोटल बता दिया था कि लगभग 1,30,000। तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में करीब 62-63 हजार सीटें अभी हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करीब 55 हजार सीटें हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटीज को देखें तो 10-11 हजार सीटें डिम्ड यूनिवर्सिटीज में। डिम्ड यूनिवर्सिटी अभी करीब 58 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग देखें, एम्स, जिपमर और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसमें 2,000 से 2,500 के आसपास में सीट है। मैं आपको इसलिए अप्रोक्सीमेट नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर बार क्या होता है, हर साल ये कुछ कॉलेजेस की सीटें बढ़ती हैं, कुछ की सीटें घटती हैं, कुछ कॉलेजेस को भी रिमूव कर दिया जाता है, कुछ नए कॉलेज भी आते हैं। तो आप ये समझिए कि इस तरह का एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। और आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है सीट मैट्रिक्स, जिसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट आता है, तो वो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको जो रफली आइडिया दिया है, जो ये 4 तरह के कॉलेजेस होते हैं, इस तरह से सीटें लगभग डिवाइडेड है। 65,000 करीब गवर्नमेंट में, 55,000 प्राइवेट में, 10,000 करीब डिम्ड यूनिवर्सिटी और 2-2,500 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये है आपके पास सीटों का एक गणित। और अब हम लोग आते हैं कि ये सीटों में अब किस तरह से कौन काउंसलिंग करता है और कैसे एडमिशन होता है। अब एडमिशन करने के लिए दो तरह के बॉडी है। अब पहला बॉडी है जो एमसीसी है, ये है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर में बॉडी है। डीजीएचएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हिस्सा है। तो ये किसकी काउंसलिंग करती है? ये काउंसलिंग करती है दो तरह की। एक है ये ऑल इंडिया कोटा। अब ये ऑल इंडिया कोटा हम ये कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो ऊपर मैंने आपको नंबर बताया 60 से 65 हजार, इनकी 15% सीटें हैं। तो 60 हजार का 15% क्या है? करीब 9,000। तो ये जो 9,000 सीटें हैं, ये इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोटा। और 100% सीटें किसकी? एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो करीब है 2-2,500। इसके बाद 100% सीटें किसकी करते हैं? डिम्ड यूनिवर्सिटीज की, जो कितने हैं? 10 से 11 हजार। तो अगर आप इस सबको एडअप करेंगे तो ये नंबर जो है करीब 21-22 हजार का है। इसकी काउंसलिंग कौन करता है? तो वो करता है एमसीसी। अभी इतना याद रखिए, आगे और धीरे धीरे मैं इसके बारे में डिटेल से आऊंगा, फिर वहां पर चर्चा करूंगा। पर ये कि करीब जो है 21-22 हजार सीटें एमसीसी इसकी काउंसलिंग करता है और इसके थ्रू अलॉटमेंट आता है। अब जो बच गई हैं सीटें, 21-22 हजार सीटें का इधर हो गया, और लगभग 1,05,000 सीटें बची हुई हैं। ये जो सीटें हैं इसकी काउंसलिंग कौन करेगा? इसकी काउंसलिंग करेगा स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कौन होता है? ये होता है मोस्टली डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये हर स्टेट में होता है और ये इसकी काउंसलिंग करता है। इसकी काउंसलिंग में कौन सी सीटें आती हैं? 15% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एमसीसी में चली गई, जो बची हुई हैं 85% सीटें, वो आएंगी यहाँ। और 100% प्राइवेट की, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीटें होती हैं? करीब 55 हजार। तो वो 100% यहाँ आएंगी। और जो 9,000 हट गई हैं, या लगभग 10,000 आप हटा लीजिए 65 हजार में से, तो लगभग 55 हजार बची। तो ये लगभग जो 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में सीटें हैं, ये हर स्टेट की डीएमई करेगी। अब हर स्टेट की डीएमई अलग अलग काउंसलिंग होगी, हर स्टेट की। भारत में जो 28 स्टेट हैं, वो 28 स्टेट की 28 स्टेट जो है उसके डीएमई वहां के सीटों के लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके थ्रू एडमिशन होगा। साथ ही 6 यूटी, यूनियन टेरिटरी में भी सीटें हैं, तो उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। तो 34 बॉडी इधर हो गई और एक एमसीसी, ये 35 जगह ये काउंसलिंग होती है। और इसके थ्रू जो है वो लगभग 1,30,000 सीटें भरी जाती हैं। अब इसमें एक और चीज को समझते हैं कि जो सीटें हैं उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी भी होती है। अभी नॉर्मल तो आप जानते हैं कि जो सीटें हैं उसमें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 5 तरह का कैटेगरी है भारत में, रिजर्वेशन है। तो उन सीटों को, जैसे एमसीसी, उसके अंदर में जो सीटें आएंगी ऑल इंडिया कोटा की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, उसको ये 5 चीजों में बांटा जाएगा।
और साथ ही पीएच जो होता है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, उसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं, मतलब वो हर किसी में बांटा जाएगा पीएच की सीटों को, हर कैटेगरी पे। तो ये तो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं। स्पेशल कैटेगरी में कैसी कैटेगरीज हैं? जैसे एनआरआई कोटा। अब एनआरआई कोटा कहाँ पे आता है? ये आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आ सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 15% सीटें जो है वो एनआरआई के लिए है। लेकिन कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने पास से 100% सीटें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा में या मेरिट कोटा में करते हैं। उसमें कोई आपको एनआरआई की सीट नहीं दिखेगी, लेकिन 15% की एक सीलिंग है। 15% से ज्यादा सीटें आप एनआरआई में नहीं रख सकते। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई की सीट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इवन जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसमें भी एनआरआई कैटेगरी है। कई स्टेट में जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई की सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा की सीट्स हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। भारत में करीब 26 माइनॉरिटी कॉलेज हैं। उनमें माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन। ये माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, बौद्ध माइनॉरिटी, ये हो गए रिलीजियस माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब तमिल, तेलुगु, तुलु, तो इस तरह के जो स्टेट के अंदर में कॉलेजेस हैं जहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी अलग रिजर्वेशन है, ये कर्नाटका में, तमिलनाडु में। ईएसआईसी कोटा सीट्स, ईएसआईसी के जो अभी कॉलेजेस हैं भारत में, ये अब ऑलमोस्ट 20 के आसपास में कॉलेज हैं। ईएसआईसी एक बड़ी बॉडी है और इसके कई सारे कॉलेजेस में आपको 35% सीटें ईएसआईसी के जो आईपी वार्ड्स हैं, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन वार्ड्स हैं, उनके लिए रिजर्व होता है। तो उसको हम ईएसआईसी कोटा कहते हैं। फिजिकल पर्सन विथ डिसेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूशनल और मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती हैं। ये प्राइवेट और डिम्ड कॉलेजेस में है। इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये महंगी फीस वाली सीट्स हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि कुछ स्टेट ओपन स्टेट हैं, कुछ स्टेट जो है क्लोज स्टेट हैं। ओपन स्टेट उसको कहते हैं जहां पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो परसेंटेज है वो वैरी करता है। जैसे आंध्रा तेलंगाना में सबसे कम, वहां पर क्या है कि जो 35% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, उसका 15%, मतलब मान लीजिए रफली सिर्फ 5% सीट है। अगर 100 सीट है किसी कॉलेज में तो 5 सीट है जो बाहर के बच्चों के लिए है। तो वो बहुत कम है, 5%। और कहीं पर 100% सीटों के लिए भी नॉन डोमिसाइल का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और मेरिट के आधार पर सीटें मिल सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश। यहाँ पर डोमिसाइल बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में 100% सीटें जो है वो ओपन है। तो कहीं 100% सीटें ओपन है, कहीं पर सिर्फ 5% सीटें ओपन है। लेकिन अगर कहीं ओपन है ऐसी सीटें तो उसे हम ओपन स्टेट कहते हैं। और जहां पर ऐसी सीट, ऐसे जो कॉलेजेस हैं या ऐसे स्टेट्स हैं जहां वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, उसे हम क्लोज स्टेट कहते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो ओपन स्टेट है उसके एग्जाम्पल में है कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये सब ओपन स्टेट है। अच्छा, यहाँ जो बातें हो रही है जब ओपन स्टेट की, तो ये सिर्फ प्राइवेट सीटों के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट सीट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो नॉन डोमिसाइल का स्टूडेंट है वो आके उस डोमिसाइल के स्टूडेंट के 85% सीटों पे पार्टिसिपेट करेगा। नहीं, वो नहीं कर सकता है। वो प्राइवेट की जो 100% सीटें हैं स्टेट की, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए कितनी सीटें हैं। और जो क्लोज स्टेट है उसके एग्जाम्पल में है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, ये सब क्लोज स्टेट है। लेकिन अब महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा है जहां पर बहुत हाई फीस है, इक्विवेलेंट टू एनआरआई कोटा। उसमें बाहर का भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। गुजरात, यहाँ एनआरआई कोटा है, बाहर का भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। पंजाब, यहाँ एनआरआई के लिए सीटें हैं, एनआरआई के लिए बाहर का भी स्टूडेंट आ सकता है। तो ये जो है वो क्लोज स्टेट है कहाँ तक के लिए कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट में भी बाहर का बच्चा नहीं आ सकता, गवर्नमेंट के लिए तो कहीं भी नहीं जा सकता। तो इसको हम क्लोज स्टेट कहते हैं। अब ये जो है, ये हमें क्या करना है जब हम एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो हमें अपना डोमिसाइल अब इम्पोर्टेंट हो गया, साथ ही हमारा नीट स्कोर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस स्टेट में हम जा सकते हैं, जो ओपन स्टेट है वहां हम जा सकते हैं, और अपने बजट के हिसाब से हमें ये सब मैट्रिक्स सोचना है। अब हम लोग जो है इतनी बातें समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो काउंसलिंग है
वो काउंसलिंग किस तरह से काम करती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग से 20 से 22,000 सीटों की काउंसलिंग होती है, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की और 100% डिम्ड यूनिवर्सिटीज की, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। अब ये एमसीसी की काउंसलिंग जो है कैसे काम करती है। अब ये एमसीसी की काउंसलिंग में कम से कम 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बात कम से कम, एक्चुअली कम से कम 3 राउंड की काउंसलिंग है। चौथा राउंड का मतलब ही है स्ट्रे वैकेंसी, मतलब सीटें खाली रहेंगी तभी वो राउंड होगा, पर कम से कम 4 राउंड की तो काउंसलिंग होती है। स्पेशल केसेस में अगर 4 राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाए तो 5वां राउंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चौथे राउंड के बाद में काउंसलिंग नहीं हो, लेकिन मिनिमम है कि इतनी काउंसलिंग होगी। जो रूल्स अगर आप देखें तो पहले राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, फिर चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, आपको अलॉटमेंट आता है, आप रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप उसे फ्री एग्जिट एक्सरसाइज कर सकते हैं राउंड 1 में। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ। यहाँ पर जो एमसीसी में आप आते हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपको 10 से 25 हजार रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और अगर आप प्राइवेट के लिए आ रहे हैं, मतलब डिम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आ रहे हैं, तो 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब राउंड 2 में आते हैं, तो राउंड 2 में क्या होता है कि राउंड 2 में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पर सीट मिली है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो फॉरफिट होगी, जो कि है 2 लाख रुपए। मॉपअप राउंड में क्या होता है। मॉपअप राउंड में आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एमसीसी हर राउंड में देता है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो आप यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जिनको अब तक सीटें नहीं मिली है या जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। फिर यहाँ पर आप नई चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको जो सीटें बची हुई है उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट आएगा। इसके इसमें भी अगर आपको सीटें नहीं मिली तो स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि लास्ट राउंड रहता है, और यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एमसीसी के काउंसलिंग में हर राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउड रहता है। एक बात अब यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जितने भी जो 1,30,000 लगभग सीट्स हैं, एक एक सीट में जो एडमिशन है वो सब रूल्स के तहत ही होता है। किसी भी तरह से, किसी नेता के कहने से, किसी इन्फ्लुएंस से, कहीं पर डोनेशन देने से यहाँ एडमिशन मेडिकल में भारत में नहीं होता है। ये बात एकदम समझ लीजिए। कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं सीट दिला दूंगा, मेरी यहाँ पहचान है, उससे एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन कंप्लीटली कंप्लीटली काउंसलिंग से ही होता है। और काउंसलिंग में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है चॉइस फिलिंग। अब ये चॉइस फिलिंग के पहले ही आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। आपका प्रोफाइल, आपके का बजट, आपका स्कोर, उसको समझना, और उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। और चॉइस फिलिंग में भी जो ऑर्डरिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। चॉइस फिलिंग और चॉइस ऑर्डरिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर में भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो दिखेगा कि चॉइस फिलिंग के 3 गोल्डन रूल, आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके रैंक पे जब आता है एल्गोरिदम, आपके सारे चॉइसेस को पढ़ता है। कई लोग क्या कहते हैं कि जो मेरा रैंक है इस पे तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मैं यही भर दूंगा, मैं इसी को सबसे पहले रखूंगा ताकि मुझे मिले। वो वैसे काम नहीं करता है। डिटेल समझना है तो आपको उस वो वीडियो देखिएगा। और अगर आप अगले साल हमारे साथ हमारे पेड गाइडेंस में होंगे तो ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ आपको मिले। एक तो मैंने बता दिया आपको एमसीसी का, फिर अब आते हैं स्टेट काउंसलिंग का। स्टेट काउंसलिंग में आपको मैंने कहा था कि 85% स्टेट कोटा की सीट, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के, और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट, इसकी काउंसलिंग स्टेट करेगा। भारत में जिन स्टेट में सबसे ज्यादा सीट्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये अगर 4 स्टेट देखेंगे यहाँ पर, हर स्टेट में 10,000 से ज्यादा सीटें हैं। तो ये बड़े स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ये स्टेट्स में इनकी काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, सबका जो है काउंसलिंग वहाँ का डीएमई करता है।
तो आपको उस पे नज़र रखना है अगर आपका वो होम स्टेट है या आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको कह दिया कि उत्तर प्रदेश है जहाँ करीब 12,000 सीटें हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी 11,000 से ज़्यादा सीटें हैं, महाराष्ट्र में भी 10,000 से ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर आप ये 4 स्टेट ही देखेंगे तो ये 4 स्टेट में लगभग 45,000 सीटें हैं। तो जो हम 1 लाख सीटों की बात कर रहे हैं, ये 4 स्टेट में ही उसका ऑलमोस्ट 45% सीटें हैं। कर्नाटका की जो काउंसलिंग है वो भी बहुत टेक्निकल होती है, उसमें बहुत बार आपको कर्नाटका का जो केईए का साइट है उसको देखते रहना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन भी बहुत अर्ली शुरू होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जनवरी में ही स्टार्ट हो सकता है कर्नाटका का। तो शुरुआत से ही आपको कर्नाटका के लिए एक्टिव रहना होता है। फॉर्म भरने में भी आपको बहुत सारा डिटेल मांगा जाता है, स्कूलिंग लेवल से और भी बहुत सारे फॉर्म में आपको कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो कर्नाटका का आपको विशेष ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं। अच्छा, कर्नाटका में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ऐड करना चाहता हूँ पहले कर्नाटका के बारे में, कि कर्नाटका में अगर आप हाई स्कोरर हैं तो आपको 12 लाख पर ईयर वाली सीट मिलती है। और कर्नाटका के कॉलेजेस कई कॉलेजेस बहुत नाम है उनका, जैसे कैंपेगौड़ा, सेंट जॉन सबसे ज्यादा, फिर कैंपेगौड़ा, वैदेही, बी आर अम्बेडकर, ये सब काफी अच्छे कॉलेज हैं जहाँ आपको 12 लाख, और सेंट जॉन्स में 12 लाख से भी कम की फीस है। तो यहाँ आपको एक रीजनेबल फीस पे भी आपको सीट मिलती है अगर आप हाई रैंकर हैं। हाई रैंकर मतलब जिनका जो है हाई स्कोरर है नीट में, रैंक उनका 1 लाख, 1.25 लाख तक है, तो उनको 12 लाख पर ईयर की फीस वाली सीट मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लो स्कोरर हैं, आपका जो है आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, 150, 200, 250 नंबर आपके हैं, आप 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख रैंक है आपका, तो ऐसे सिनेरियो में भी अगर आपका हाई बजट है तो कर्नाटका में अदर्स कोटा या मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा आप जो कहेंगे, इनकी जो फीस है वो करीब 25-26 लाख से शुरू होकर 40-45 लाख रुपए पर ईयर की है। और उसमें आपको लो स्कोर पे भी वो सीट मिलती है। तो ये इसलिए कर्नाटका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लो स्कोर कर रहे हैं नीट में या हाई कर रहे हैं, तो कर्नाटका में आपको जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें तो करीब 36 प्राइवेट कॉलेज अभी हैं, और भी कुछ कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं 2026 में। तो उत्तर प्रदेश भी है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और यहाँ अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में सीटों को भी देखेंगे तो 6,000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में सीट हैं, जो कि कंप्लीटली ओपन है। मतलब वहां पर पूरे भारत का स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर आप मिड रेंज में आपका स्कोर है, मतलब अगर आप 300 से लेके 500 के बीच में स्कोर है, तो उत्तर प्रदेश में आपको सीट मिलती है जहां आपका बजट 70-75 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु, मैंने कहा कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी आते हैं जहां पर लो स्कोर में मिलती है आपको सीट, जैसे वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, लेकिन वहाँ फीस थोड़ी हायर साइड में है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जो ओपन स्टेट जहाँ पर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। छत्तीसगढ़ भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि ओपन स्टेट है और जहाँ फीस थोड़ी सी रीजनेबल है। तो केरला और छत्तीसगढ़ ये एक रीजनेबल फीस वाले ओपन स्टेट हैं, जहां आपका बजट अगर 50 से लेके 60 लाख के बीच में है तो यहाँ आपको सीट मिलती है, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो। ठीक ठाक मतलब 450 से ऊपर है तो। बाकी जो क्लोज स्टेट हैं उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें कुछ और पॉइंट हैं जिसके बारे में अभी इस प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जैसे फीस, और फीस में भी जो अदर एक्सपेंसेस, ये जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको समझना आपको बेहद जरूरी है। तो आपके स्कोर पे जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, तो आप ना बजट से, क्योंकि कई बार आप अगर जैसे छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल से समझिए कि आपने केवल ट्यूशन फीस देख लिया कि 7.5 लाख, 8 लाख, तो उसको सिर्फ 4.5 से मल्टीप्लाई करके आप अपने बजट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसको अगर आप 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो फिर 35-40 लाख होता है, लेकिन बजट हो जाता है 60 लाख। तो आपको जो है ना हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही कई जगहों पे और भी ऐसी चीजें हैं टेक्निकली, जहां आपको कहीं जगहों पे बैंक गारंटी देनी होती है, वो भी समझना जरूरी है। उसके लिए जब हम लोग फीस और बैंक गारंटी के बारे में बात करेंगे तो उसको समझेंगे। और ऐसे ही जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप आते हैं तो आपको एक और पॉइंट समझना होता है कि बॉन्ड और पेनल्टी कितना है।
तो ये जो टेक्निकल बातें हैं, इसके बारे में हम लोग फिर और दूसरे वेबिनार्स में इसको डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग से पहले आपको इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जो है ना कुछ ऐसे जो पैरामीटर हैं, जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, जैसे एलिजिबिलिटी रूल कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन सी कैटेगरी कहाँ है। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे देखें तो उत्तर प्रदेश में फ्रीडम फाइटर भी होता है, यहाँ पर एनसीसी के लिए भी रिजर्वेशन है, और अगर मान लीजिए आप डिफेंस से हैं तो कई स्टेट्स में आपके लिए रिजर्वेशन है। डिफेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पुल कोटा में भी सीट है, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से होता है। तो आपके पास जब आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, तो उसको भी आपको डिटेल से समझना बेहद जरूरी रहता है। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल में आपको ये बहुत समझना जरूरी है। कई लोग जो है डोमिसाइल के लिए मैं इसका बना लूंगा, यहाँ मेरी जगह है, मेरा वहाँ फ्लैट है। तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है। जैसे दिल्ली के लिए जैसे 11th 12th आपने कर लिया, तो दिल्ली का कोटा आपको मिल जाता है, लेकिन ये हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि आपने वहां से 11th 12th कर लिया तो आपको वो कोटा मिल जाएगा। और खास करके ऐसे स्टेट जहां पर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ पर आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स ज्यादा चाहिए। आपको जो है टेक्निकली भी उसके डोमिसाइल के रूल को समझना बेहद जरूरी है। कई ऐसे स्टेट भी हैं जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट्स हैं, जहाँ 4 लाख से लेकर 8 लाख पर ईयर की फीस वाली सीट्स हैं। तो उसमें भी समझना जरूरी है कि वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल रूल क्या है, किस स्थिति में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बॉन्ड के बारे में मैंने कहा कि बॉन्ड के लिए समझना जरूरी है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हैं, कहाँ कितना बॉन्ड है। जैसे हरियाणा जहाँ लंबा बॉन्ड है, तमिलनाडु जहाँ लंबा बॉन्ड है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये जो सर्विस बॉन्ड है, ये सर्विस बॉन्ड कितने हैं और इसकी क्या पेनल्टी है। सर्विस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको कितने की पेनल्टी देनी होगी। मैंने आपको कहा था कि फीस एंड बजट स्ट्रक्चर को, इसको समझना बेहद जरूरी है कि क्या क्या आपको हॉस्टल अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसको आप कॉमन भाषा में, जो हमारे पास बहुत आते हैं फोन कॉल, कि हिडन चार्जेस क्या है, तो ये समझना आपको बेहद जरूरी है। फिर आता है कि सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट। सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट ये दो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये समझना कि सीट मैट्रिक्स जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सीट मैट्रिक्स पब्लिश होता है कैटेगरी वाइज डिटेल से, हर कॉलेज का, कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं जो किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। मेरिट में आपकी क्या पोजीशन है, कैटेगरी में आपकी क्या पोजीशन है, आप मेरिट लिस्ट में कहाँ खड़े हैं, ताकि ये समझना जो कि आपको कौन सी सीट मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जो प्रेडिक्शन करना है तो आपका नीट स्कोर और पास्ट में क्या कट ऑफ रहा है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप ठीक से अपने कॉलेज लिस्ट को बना सकेंगे, आपके ऑप्शन तभी बनेंगे। और ये सब काम हम लोग प्रोफेशनली करते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, वो है कि आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को खो देंगे अगर आपने सही ढंग से काउंसलिंग के रूल्स को नहीं समझा। तो इसलिए आपको अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन ये होना बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आप किसी कैटेगरी में हैं और उसके बाद अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं लेकिन अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप जाके नहीं कह सकते हैं कि देख लीजिए मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, आंखों से दिख रहा है, वो नहीं होता है। आपके डॉक्यूमेंट सही से होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट भी सही टाइम लाइन पे बने हुए होने चाहिए, सही ऑथोरिटी से साइन होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ये एक चीज के बाद एक और चीज है, आगे हमने उसको कवर किया होगा बैंक लोन के बारे में, जब आऊंगा वहां भी आपको थोड़ा कि रियलिस्टिक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो और ये भी है कि इंफॉर्मेशन राइट टाइम में, अगेन ये एक ऐसी बात है कि आप जो है कैजुअल नहीं रह सकते हैं। जब भी कोई नोटिस आता है तो आपको अलर्ट रहना है। कहीं पर भी आपको कोई फोन कॉल के माध्यम से नहीं बताया जाएगा, कोई आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज नहीं भेजा जाएगा। आप जितने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस स्टेट के ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से नोटिसेस आएंगे। और वो नोटिसेस, एक अगर काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसे नोटिसेस हो सकते हैं जो आपके पूरे काउंसलिंग के दरमियान आए, वो 50 से 100 नोटिसेस हो।
तो उसको आपको टाइमली पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप 5 जगह काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपको ये नोटिसेस हर दिन देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ भी अपडेट फीस से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, वो उसी पे आएगा, या रूल से रिलेटेड, काउंसलिंग के रूल से रिलेटेड, वो आपको वहां पढ़ना बेहद जरूरी है। आपको उसी हिसाब से फॉलो अप करना है। सीट मैट्रिक्स, मेरिट लिस्ट, ये मैंने अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फ्री एग्जिट भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि पहले राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिलता है, कि अगर आप अलॉटमेंट आया, आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, ये सब स्टे वैकेंसी राउंड, ये लास्ट राउंड होता है। बॉन्ड, जो मैंने आपको कहा कि ये एक लीगल अंडरटेकिंग होती है, जो होता है कि पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हिली एरिया या रूरल एरिया, वहां पर आपको एक फिक्स पीरियड के लिए सर्व करना पड़ता है। अगर आप उसको उस सर्विस ऑब्लिगेशन को तोड़ना चाहते हैं तो आपको एक पेनल्टी देनी होती है। अपग्रेडेशन, अपग्रेड, अगर आप जो है आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और आप अपनी काउंसलिंग को आगे उस सीट को रिटेन करते हुए बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपग्रेड फैसिलिटी की तरफ जा सकते हैं, जहां आपको ये मौका मिलता है कि आप उस सीट को रिटेन करते हुए आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करें और हायर प्रायोरिटी के चॉइसेस के लिए चॉइस फिलिंग करें। अब आते हैं हम लोग फीस, लोन, स्कॉलरशिप। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पेरेंट्स के लिए। जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, कई बार क्या होता है कि पेरेंट ये सोचते हैं कि फीस देने के लिए मुझे थोड़ा लंबा समय मिल जाएगा, या अलॉटमेंट आने के बाद मैं बैंक जाके अप्लाई करूंगा और बैंक लोन ले लूंगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। भारत में अगर मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिला है, फीस देने के लिए एक लिमिटेड टाइम ही मिलेगा, और ये लिमिटेड टाइम मैक्सिमम 1 वीक हो सकता है और मिनिमम 2-3 दिन भी हो सकते हैं। सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर में आपको रिपोर्ट करना है और आपको फीस डिपॉजिट करना है। इतने कम समय में लोन बैंक से हो पाना बेहद बेहद मुश्किल है। आपके पास जो है फर्स्ट ईयर की फीस बेहद जरूरी है कि आपकी खुद के पैसे हो, आगे के राउंड में ही आप लोन ले पाएंगे। एक चीज है। दूसरा चीज है कि टाइम लाइन, वो टाइम लाइन में ही आपको पे करना है। ये नहीं आप कर सकते हैं कि जब आपको अलॉटमेंट आया तो आप आके अब कॉलेज देखेंगे, कॉलेज अच्छा लग रहा है, फिर कहेंगे ठीक है, मैं अभी कुछ दे देता हूँ, 1 लाख 2 लाख मैं धीरे धीरे 6 महीने में दूंगा। ये सब नहीं होता है यहाँ। तो आपको पूरे ही पैसे देने होते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही फीस के अलावा भी जो जो कंपोनेंट है उसको समझना जरूरी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। फिर एक बहुत क्वेश्चन आता है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैं प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे तो 500 नंबर हैं, मैं प्राइवेट कॉलेज ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? देखिए, ये स्कॉलरशिप कुछ जगहों पे है, लेकिन ये जो है स्कॉलरशिप बहुत बेहद मुश्किल है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे केएमसी मणिपाल में भी स्कॉलरशिप है। वो 5,000 रैंक के अंदर में, जो ऑल इंडिया 5,000 रैंक है, उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मैक्सिमम वो 10,000 रैंक तक वाले को स्कॉलरशिप देते हैं, तो उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है उन बच्चों को। लेकिन आप कहेंगे तो यस, ऐसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप है। कुछ जगहों पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे गीतम वगैरह में, लेकिन वो बहुत हाई फीस है, उसमें आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं भी कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, तो यहाँ आपको किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो स्कॉलरशिप के लिए भी आप नहीं जा सकते हैं कि आपको कोई कॉलेज स्कॉलरशिप देगा। यहाँ डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर आप सीट नहीं लेंगे तो कोई और सीट लेगा, इसीलिए कॉलेजेस स्कॉलरशिप आपको नहीं देंगे। इसके बाद आता है आरओआई, जो हम इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं है। यहाँ पर आपको 90% स्टूडेंट सिर्फ यही एम करते हैं कि इसके बाद भी उन्हें फिर और फर्दर एमडीएमएस करना है। तो यहाँ जॉब्स के बारे में ज्यादा, कि प्लेसमेंट के बारे में, ये आपको नहीं सोचना है। ये एक नॉलेज ड्रिवन कोर्स है, आपको नॉलेज एक्वायर करने के लिए ये पढ़ना है। तो ये जो है फीस, लोन, स्कॉलरशिप के बारे में बात किया। अब यहाँ अगर फीस का एक रेंज देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फीस जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक है, और अगर हम प्राइवेट में आते हैं तो ये फीस 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए पर ईयर तक है। इसके बाद एनआरआई कोटा में अगर आप फीस देखेंगे तो ये फीस जो है $20,000 से लेकर $60,000 पर ईयर तक है। तो इस तरह का अगर आपका बजट है
तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में इसके अलावा जो है हॉस्टल एंड मेस, इसके चार्जेस भी 1 लाख से लेकर लगभग 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक हैं। जहां लोन आपको मिल सकता है तो बैंक से आपको लोन मिलता है। बैंक लोन के लिए भी हम लोग असिस्ट करते हैं आपको, वो भी मदद मिलती है। लेकिन आप जब पहले आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आगे आपको लोन मिलता है। कुछ स्कॉलरशिप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ माइनॉरिटी के लिए, वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप है। मैंने कहा कि कुछ स्कॉलरशिप हैं, कुछ कॉर्पोरेट लेवल पे भी स्कॉलरशिप हैं। लेकिन ये स्कॉलरशिप वगैरह भी सब कुछ आपको पहले एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आप इन सब के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज और यहाँ पे इस पॉइंट पे, फीस के पॉइंट पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सेल्फ काउंसलिंग वर्सेस एक्सपर्ट काउंसलिंग। अगर देखिए, अगर आपका बजट नहीं है भारत के हिसाब से और आपका स्कोर वैसा नहीं आता है, तो आप एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड में भी जा सकते हैं। अब्रॉड के ऑप्शंस में रसिया भी है, जहां पर आपको फीस थोड़ा लोअर साइड में है। इसके अलावा जॉर्जिया भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। तो हम लोग एक और वेबिनार बांग्लादेश के ऊपर में कर रहे हैं, तो आप उसमें बांग्लादेश के बारे में समझ सकते हैं। और टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे सारे जो कंट्रीज हैं उसके भी वेबिनार देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ डिटेल से उन कंट्रीज के बारे में भी समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो सेल्फ काउंसलिंग और एक्सपर्ट काउंसलिंग में, अब कई बार स्टूडेंट कहता है मैं खुद काउंसलिंग कर लूंगा। कर सकता है, स्टूडेंट भी काउंसलिंग कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, अगर आप इस पे पूरा टाइम डिवोट करते हैं और इन सब के जो है सारे रूल्स को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। रोज अगर आप इन सब वेबसाइट पे जा सकते हैं, सारे पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, सारी सीट मैट्रिक्स, पास प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये बॉन्ड पेनल्टी, हिडन कॉस्ट, अगर ये सब कुछ को आप सही से मैनेज कर सकते हैं, टाइमलाइन को, डॉक्यूमेंट को, और अगर आप ये सब कुछ खुद से कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे मेरे से अगर आप पूछेंगे तो 100 में से 90 लोग इस सब सारी चीजों को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, फैटल मिस्टेक होता है। तो अगर आप किसी एक अच्छे काउंसलर के साथ काउंसलिंग करने जा रहे हैं, और अगर एक छोटी सी फीस में अगर आपके ये सारे वो स्ट्रेस को मैनेज कर ले रहा है, तो वो बेहतर है एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग करा लेना, rather देन उस छोटी सी फीस को बचाने में कोई बड़ी गलती कर देना। एक्सपर्ट काउंसलिंग में आपको क्या मिलता है कि एक्सपर्ट जो है आपको प्रीवियस ईयर के सारे कट ऑफ, उसके पास वो एक्सपीरियंस है हर जगह के ब्रोशर का, रूल्स का, और ये कॉलेजेस के बारे में अगर प्रोफेशनल टीम है, लगातार वो रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, सारी उनके पास फीस है, तो इसका आपको फायदा मिलता है। साथ ही जो एक एक्सपर्ट काउंसलर है, तो वो अगर आपके लिए चॉइस फिलिंग करता है, सही से ऑर्डरिंग सेट करता है, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। ये जो है, और खास करके अगर आप कई सारे स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट के साथ ही जाना चाहिए। बॉड मास हर काम में आपकी मदद कर सकता है। इस स्लाइड में आप चाहे वो आपकी पर्सनलाइज्ड एडमिशन प्लानिंग है, जिसमें आपके नीट स्कोर, कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट, इसके हिसाब से आपके लिए कॉलेज लिस्ट बनाना, या स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं उसकी लिस्ट तैयार करना, एमसीसी की चॉइस फिलिंग और उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए चॉइस फिलिंग, उसकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाना, सब कर सकता है। रियल टाइम सीट प्रेडिक्शन, कट ऑफ एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, राउंड वाइज अपडेट, बजट प्लानिंग, लोन गाइडेंस, तो ये सारा कुछ आपको बॉडमास की पेड गाइडेंस सर्विस में मिलता है। हजारों बच्चों को काउंसलिंग की है पिछले 8-10 सालों में, और कई स्टूडेंट हर स्टेट में हमारे पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको उसका लाभ भी मिलता है जब आप बॉडमास कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं। तो ये आज के सेशन में मैंने आपको भारत के मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काउंसलिंग सेशन या ये वेबिनार, जिसमें कि इंडिया के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो जानकारी दी गई है, वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। मेरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। और डिटेल समझना चाहते हैं किसी चीज के लिए, मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2026 के एडमिशन के लिए अभी से हमारी मेंटोरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं एक छोटी सी फीस के साथ। आपको बॉडमास का बहुत सारा रिसर्च कंटेंट
और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, नोटिफिकेशन अलर्ट, ये सब जो सर्विस मिलती है, इससे आपको काउंसलिंग प्रोसेस को समझने में और काफी मदद मिलेगी, ताकि जब आपका रियल नीट एग्जाम और उसका स्कोर हो, तो आप काउंसलिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये आपको पूरा सेटअप कर देगा, ये 4-5 महीने में आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आप अगर हमारी मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, तो मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। आज आप इस वेबिनार को अटेंड किए और इस वेबिनार को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.